नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 13वीं ब्रिक्स समिट की सदारत करते हुए दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ने पर जोर दिया। नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में वसाइल के बेहतर इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि ब्रिक्स समिट की सदारत करना खुशी की बात है। आप तमाम का मुकम्मल ताउन मिला है और इसके लिए आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। इस कॉन्फ्रेंस में तमाम सरबराहान ममलिकत वर्चुअल तरीके से जुड़े। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म प्लान का काम हाथ में लिया है। इस समिट की थीम ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस रखा गया है। वज़ीर आज़म ने समिट की शुरुआत करते हुए कहा कि हमारे पास फ़ख्र करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इससे हम मुतमईन ना हो। कोविड के बावजूद 150 से ज़्यादा मीटिंग्स की गई। हम आलमी और इलाकाई उमूर पर बातचीत करेंगे। इस साल ब्रिक्स में कई चीज़ें पहली बार हुई हैं। ब्रिक्स ने कई अहम तंजीमें, न्यू डेवलपमेंट बैंक, कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट और एनर्जी रिसर्च कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं। आबी वसाइल पर भी पहली बार नवंबर में वुज़रा की मीटिंग होगी। माहिदों से ताउन का एक नया रास्ता खुला है। टीकाकारी पर तहकीक पर इत्तेफाक किया गया है। यदि आप सभी की सहमति हो तो हम इस एजेंडा को अपना सकते हैं। एजेंडा को स्वीकार किया जाता है। एक्सेलेंसीज, एजेंडा के पारित होने के बाद हम सभी संक्षिप्त में अपने ओपनिंग रिमार्क दे सकते हैं। पहले मैं अपने ओपनिंग रिमार्क दूंगा और फिर बारी बारी से आप सभी महानुभावों को आमंत्रित करूंगा। एक्सेलेंसीज, भारत की अध्यक्षता के दौरान हमें सभी ब्रिक्स पार्टनर्स में और सभी से भरपूर सहयोग मिला है और इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। पिछले 1.5 दशक में ब्रिक्स ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आज हम विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रभावकारी आवाज है। विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी यह मंच उपयोगी हो रहा है। ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक, कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट और एनर्जी रिसर्च कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म जैसी मजबूत संस्थाओं का सृजन किया है। निसंदेह गर्व करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। यदि आप सभी की सहमति हो तो हम इस एजेंडा को अपना सकते हैं। एजेंडा को स्वीकार किया जाता है। एक्सेलेंसीज, एजेंडा के मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह और मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने आज राजस्थान में पाकिस्तान की सरहद से 40 किलोमीटर पहले कौमी शाहराह 925 पर हरक्यूलिस तैयारे से उतरकर नई तारीख रकम की है। यह कौमी शाहराह, जो स्ट्रैटेजिक लिहाज से काफ़ी अहम है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। इसके तहत करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से बागसार गांव के करीब एक हवाई पट्टी बनाई गई। मरकजी वुज़रा दिल्ली से रवाना हुए और जिला जालोर में अडगांव में तैयार इमरजेंसी हाईवे पट्टी पर उतरे। इस मौके पर जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और एयरफोर्स चीफ RS भदौरिया भी मौजूद थे। सुखोई और जैगवार तैयारों ने आज इस हवाई पट्टी पर टचडाउन किया। एक सुखोई तैयारा हवाई पट्टी पर भी पार्क किया गया। हरक्यूलिस, जैगवार और सुखोई तैयारों की फिजा में आसमान पर गड़गड़ाते हुए वजीर दिफा और मेहमानों ने तालियां बजाई और खुशी का इजहार किया।
बधाई देनी होगी तो मैं श्री नितिन जी गडकरी को अपनी तरफ से इसके लिए विशेष रूप से हार्दिक बधाई देता हूं। यह अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पर हम लोगों को C-130 के द्वारा उतरने का अवसर प्राप्त हुआ है और उसमें बैठकर ही हम लोगों ने उसकी सुखद अनुभूति की है। और जिस प्रकार से स्मूथ लैंडिंग हुई है, और स्मूथ लैंडिंग के पहले भी बराबर चीफ एयर मार्शल भदौरिया जी हमको बतलाते रहे कि साहब बहुत बढ़िया वहां पर जो है इमरजेंसी लैंडिंग या फील्ड बनी है, बहुत ही शानदार बनी है। और मैंने देखा बहुत ही स्मूथली उसकी लैंडिंग हुई है। अभी तक आप लोगों ने सड़कों के ऊपर गाड़ियां चलते हुए देखा होगा, ट्रैक्टर चलते हुए देखा होगा, बैलगाड़ियां चलते हुए देखा होगा, रिक्शा चलते हुए देखा होगा, लेकिन अब आप सड़क के ऊपर जो है हवाई जहाज उतरते और हवाई जहाज को उड़ान भरते हुए अब अपनी आंखों से आप ये देख रहे हैं। तो यह ऐतिहासिक अवसर यदि हम लोगों को प्राप्त हुआ है तो मैं मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे सड़क परिवहन मंत्री और हमारे मित्र श्री नितिन जी गडकरी को इसका श्रेय जाता है। मैं पूरी NHAI को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, इंडियन एयरफोर्स, इनको भी अपनी तरफ से विशेष रूप से बधाई देता हूं। मित्रों, आप सब जानते हैं कि आज देश उपस्थित सभी NHAI के, एयरफोर्स के और राजस्थान सरकार के सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाई और बहनों, आज का दिन ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा आज हमारे रोड कम एयर स्ट्रिप, इसका उद्घाटन उन्होंने खुद हवाई जहाज में आकर यहां किया है। मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि एक बार चर्चा करते समय, प्रधानमंत्री जी के यहाँ प्रेजेंटेशन करते समय इस प्रकार का सुझाव उनके सामने रखा था। तब हमारे विभाग ने भी कहा था कि ये हमारा मैंडेट नहीं है, पर इसमें आउट ऑफ। हरियाणा के करनाल में मिनी सेक्रेटेरिएट पर किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी है। इस मकाम पर 1000 से ज़्यादा किसान डटे हुए हैं और लोगों के आने का सिलसिला जारी है। इंतज़ामिया ने नज़र रखने के लिए उस जगह पर चारों तरफ CCTV कैमरे लगाए हैं ताकि अंदर बैठकर ही सभी सरगर्मियों पर नज़र रखी जा सके। वहीं इंटरनेट और SMS खिदमात जुमेरात की रात 12 बजे तक बंद कर दी गई हैं। ज़िले सेक्रेटेरिएट पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट पर बैठे मुजाहिरीन किसानों का सिर फोड़ने का हुक्म देने वाले IAS आयुष सिन्हा को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। आम लोगों के कामों के लिए जुमेरात को सेक्रेटेरिएट के सभी ऑफिसेस खोले गए। एंट्री के लिए वकीलों के चेंबर्स की तरफ वाला रास्ता खुला है। वहीं किसानों ने अपने धरने को सड़क की एक लेन में शिफ्ट कर दिया है। सड़क की दूसरी लेन आने जाने के लिए रास्ता खोल दिया गया है। उधर जिले इंतजामिया ने किसानों की सहमति से जिला कलेक्ट्रेट का मेन गेट भी आम जनता के लिए खुलवा दिया। इससे पहले चाशुम्बी के रोज़ किसान कायदीन और इंतजामिया के अफसरों के बीच सहमति ना बन पाने के चलते 3.25 घंटे तक चली बातचीत नाकाम हो गई थी। किसान कायद राकेश टिकैत बीती रात नोएडा के लिए निकल गए थे। अब गुरनाम सिंह की सरबराही में ये धरना जारी है। वेस्ट बंगाल की 3 सीटें शमशेरगंज, जंगीपुर और भवानीपुर में 30 सितंबर को ज़मीनी इंतखाबात होने हैं। भवानीपुर से CM ममता बनर्जी लड़ेंगी। ममता नंदीग्राम में शुभेंद्र अधिकारी से 1956 वोटों से हारी थी, इसलिए उन्हें CM बने रहने के लिए इलेक्शन जीतना ज़रूरी है। बीजेपी ममता के खिलाफ एडवोकेट प्रियंका तिब्रेवाल को उतार रही हैं। बीजेपी के एक बड़े कायद ने बताया कि प्रियंका का नाम तय हो चुका है, अब सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी है। बीजेपी की पहली पसंद प्रियंका नहीं थी, पार्टी उतारना तो बड़ा चेहरा चाहती थी ताकि इस इंतखाबात में नंदीग्राम जैसा रंग दिखाया जा सके, लेकिन सभी बड़े कायदीन ने ममता के खिलाफ उतरने से इनकार कर दिया। पार्टी ने असेंबली इंतखाबात से पहले बीजेपी में शामिल हो चुके मिथुन चक्रवर्ती से भी रब्त किया था, लेकिन उन्होंने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। बीजेपी के बड़े कायदीन को भी जमानत जब्त होने का डर है, इसीलिए वो अपना नाम खराब करना नहीं चाहते। अब जिन प्रियंका टिब्रेवाल को बीजेपी कैंडिडेट बनाने जा रही है वो हाल ही में हुए असेंबली इंतखाबात में भी एंटली से पार्टी की उम्मीदवार थी, लेकिन तृणमूल के
स्वर्ण कमल ने उन्हें 58,257 वोटों के मार्जिन से हराया था। प्रियंका को साल 2015 में बीजेपी ने कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में वार्ड नंबर 58 से कैंडिडेट बनाया था, तब उन्हें टीएमसी के स्वप्न संवाददार ने हराया था। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर और सीनियर लीडर राहुल गांधी जुमेरात को अपने 2 रोज़ा दौरे पर जम्मू पहुंचे। कांग्रेस के मकामी कायदीन और कारकुनों ने जम्मू हवाई अड्डे पर राहुल गांधी पर फूल बरसाया और उनका एक रैली की सूरत में शानदार इस्तकबाल किया। जम्मू आमद के फौरन बाद राहुल गांधी जिले में वाक़े कस्बा कटरा पहुंचे, जहां उन्होंने माता वैष्णवी देवी मंदिर में हाजिरी दी। जम्मू की तरह कटरा में भी राहुल गांधी का बड़े पैमाने पर खैर मकदम किया गया और उनके हक में नारे लगाए गए। उन्होंने माता वैष्णव देवी मंदिर को जाने वाले रास्ते पर पैदल सफ़र किया और रास्ते में अकीदतमंदों से भी मुलाकातें की। राहुल गांधी ने मंदिर के लिए रवाना होने से कबल मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं यहाँ माता के दर्शन करने आया हूँ। जब उनसे बीजेपी के एक बयान पर रद्द-ए-अमल मांगा गया तो उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के बयान पर रद्द-ए-अमल देना नहीं चाहता हूँ, मैं यहाँ पर कोई सियासी बयान देने नहीं आया हूँ। उत्तर प्रदेश में कल से शुरू हो रहे गणेश चतुर्थी त्यौहार को लेकर योगी हुकूमत ने आज बड़ा फैसला लिया है। हुकूमत ने लगातार दूसरे साल पब्लिक प्लेसेस पर गणेश की मूर्तियां रखे जाने पर रोक लगा दी है। सीएम ने कहा कि आस्था का पूरा एहतराम होना चाहिए, लोग अपने घरों और मंदिरों में मूर्तियां लगाएं और वहां पूजा करें। कोरोना केसेस को लेकर दीगर रियासतों के मुकाबले में यूपी की हालत अच्छी है, ऐसे में ज़रा सा भी इन्फेक्शन इन पूरे हालात को बिगाड़ सकता है। वज़ीर आला ने कहा कि अब तक रियासत में 33 ज़िले कोरोना से पाक हो चुके हैं। आज महज 9 ज़िलों में 11 नए पॉजिटिव केसेस मिले, 24 डिस्चार्ज किए गए। 66 ज़िलों में आज कोरोना का एक भी केस नहीं आया है। हैदराबाद में गणेश त्यौहार को लेकर कोई ख़ास पाबंदियां आयद नहीं की गई हैं। हालांकि रियासती हुकूमत ने आवाम को सभी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की सलाह दी है, लेकिन गणेश की मूर्तियां तैयार करने वाले कारीगरों और इस पूरी सनत से जुड़े अफराद के लिए ये साल भी पिछले साल की तरह मायूस कुन रहा। कोविड की वजह से वेस्ट बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र और दीगर रियासतों से कच्चे माल की सप्लाई मुतासिर रही या फिर जो माल आया उसकी कीमत बहुत ज़्यादा रही। दूसरा, दीगर रियासतों से आकर मजदूरी करने वाले इस बार उतनी ज़्यादा तादाद में नहीं आ सके, जिसकी वजह से उनका काम मुतासिर हुआ। धूलपेट के ऑटो नगर में करीब 80 से 90 ख़ानदान गणेश की मूर्तियों के कारोबार से जुड़े हैं। कोविड से पहले जहां 4000 से 5000 मूर्तियों का ऑर्डर आता था, इस साल 1000 से भी कम मूर्तियां बिकी हैं। पहले 12 फीट की मूर्ति पर 2000 से 3000 रुपये का मुनाफा होता था। आज हालत ये है कि बहुत कम लोग 10 फीट की मूर्ति खरीदने के लिए तैयार हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो गणेश मंडप लगाते हैं उन्हें चंदे नहीं मिल रहे हैं। जो पिछले साल कहें या उससे पहले के साल कहें, जो 1000 रुपये चंदा देते थे, वो इस बार सिर्फ 200-300 रुपये चंदा देने के मौक़िफ़ में हैं। कुछ कारीगरों का कहना है कि पिछले साल तैयार की गई ज़्यादातर गणेश की मूर्तियां भी नहीं बिकी थी और उन्हें गोडाउन्स में भारी किराए पर रखना पड़ा। यही हाल इस बरस भी है। कारीगरों के मुताबिक इस बार बिक्री कम होने की वजह से उनकी माशी परेशानियों में इजाफा होना तय है। INN चैनल के नुमाइंदे जी मधुसूदन ने धूलपेट के कुछ अफराद से इस सिलसिले में बात की। और आपकी मूर्ति बहुत महंगी मिली है, गाड़ी का चार्ज टैक्स बहुत महंगा पड़ गया है। गिराक तो महंगा कम में तो ले रही नहीं गिराक। मूर्ति अपन 10,000 में लेके आ रहे, 11,000 पड़ जा रहा उसका चार्ज। एक तो किराया रखने का बहुत महंगा पड़ जा रहा, गिराक तो ले रहे नहीं। 10,000 के गणेश को 5,000 6,000 रुपये दो बोल रहे। अब के तो मार्केट बहुत लाश में गई है। बड़ा गणेश भी ज़्यादा नहीं बना है, गवर्नमेंट तो ऑर्डर नहीं दी थी पहले से।
अब 2 महीने पहले से ऑर्डर दी गवर्नमेंट, बनाए तो बने, मूर्ति तो कंप्लीट ज़्यादा नहीं भी है, बाहर से मंगाए तो बहुत महंगा पड़ गया, अपने को बचत ज़्यादा नहीं भी है आपके। నా పేరు వచ్చేసి లిఖిత్ అన్న. ఈసారి అయితే ఏం సేల్ కనిపిస్తలేదు అన్న. మార్నింగ్ నుంచి కూర్చున్నాము, అంత కనిపిస్తలేదు. ఎందుకంటే కోవిడ్ వల్లనో మళ్ళీ ఏందో ప్రాబ్లం తెలుస్తలేదు. పోయినసారి ఏమో చాలా లేట్గానే సేల్ అయింది. ఈసారి మెటీరియల్ भी చాలా తెచ్చి పెట్టుకున్నాము, కానీ ఏమంత సేల్ కనిపిస్తలేదు. मेरा नाम गोपाल सिंह है. अभी तो लास्ट टाइम से ज़रा अभी तो कारोबार देखना है, अच्छा है. अभी छोटा गणेश का अभी तो कल से परसों से चालू रहेगा. छोटा गणेश का, बड़ा गणेश ऑलरेडी स्टार्टेज हो गया तो है. आकाश है, मैं विठलवाड़ी से आया हूँ, हिमायत नगर हैदराबाद. यहाँ पे गणेशा बहुत नहीं मिल रहे आजकल. लास्ट टाइम कोविड की वजह से अपने को गणेशा मिलना बहुत बनाना ही बहुत कम कर दिया वहाँ बहुत पर भी यहाँ पे थोड़े पीसा बने हुए हैं, लेकिन इसको भी बहुत फुल रेटा बोल रहे हैं, फुल डिमांड है. फिर और क्या, ट्रांसपोर्टेशन में मुश्किल है. बड़े गणेशा तो असल मिल रहे ही नहीं, वो भी दुनिया के रेटा है, दुनिया के रेटा है. समझ में नहीं आ रहा क्या लेना क्या नहीं. पर भी अब आए गणेश पसंद करें हम लोग आएगा. ये भी फुल रेट बोल रहे हैं अपने बजट से. लास्ट टाइम लिए गणेश तो हम लोग कितना 18-15 फीट का गणेश था, वो भी कम प्राइस में लिए थे, अच्छे प्राइस में था. अब ये बार तो छोटी गणेश ही अपने को फुल रेट में मिल रहा है अपने को. लास्ट टाइम हम लोग लिए 25,000 में लिए थे, 16 फीट के गणेश लिए थे, लेकिन ये बार हम लोग सीधा डायरेक्ट 10-11 फीट के अंदर आ गए. कई बोलते बजट बस नहीं हो रहा, ये भी उतने को गिर रहा गणेश. लास्ट टाइम और ये टाइम में गणेश शो की बिक्री में जरा गिरावट ऐसो है. रेट अभी बहुत बढ़ के है, लेकिन बिजनेस पूरा ठप है. अभी देख रहे हैं ये टाइम में एवरी ईयर ये यहाँ से गाड़ी चलने का जगह ही नहीं रहता था, लेकिन ये बार ऊपर वाले की कृपा से जरा कोरोना कम होने की वजह से यहाँ के लोगों की बिजनेस चल रही है. और प्राइस एज फार एज प्राइस इज कंसर्न, प्राइस नॉर्मल है, आप आके ले सकते हैं. लास्ट टाइम भी मैं 2 फीट का लेके गया था, तब मुझे 4,000 रुपये चार्ज हुए थे. ये टाइम मुझे 2,000 रुपये चार्ज हुए. హరి అండి, మేము ముషిరాబాద్ ఆర్టీసీ క్రాస్ నుండి వచ్చాము. యాక్చువల్లీ మేము ఈ లాస్ట్ 2 ఇయర్స్ అసలు ఈ వినాయక చవితిని అసలు అనుకున్న విధంగా మేము సెలబ్రేట్ చేసుకోలేకపోయాము. ఈసారి కొంచెం ప్రభుత్వం వెసులుబాటు కల్పించింది కాబట్టి ఈసారి గ్రాండ్గా చేసుకోవాలని వచ్చాము. కాకపోతే ఇక్కడ రేట్లు అనేది ఆకాశాన్ని అంటున్నాయండి. మేము ఏదో 8 ఫీట్ 10 ఫీట్ తీసుకుందామని వస్తే ఇక్కడ మేము 5.5 6 ఫీట్లోనే మేము మా బడ్జెట్లో తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. రేట్లు మాత్రం చాలా హెవీగా ఉన్నాయండి ఈసారి. లాస్ట్ టైం మేము 8 ఫీట్స్ పెట్టాము, 8 ఫీట్స్. ఈసారి ఇంకా పెంచుదాం అనుకున్నాము, కాకపోతే ఇక్కడ వచ్చేవరకు రేట్స్ బాగా హెవీగా ఉన్నాయి, రేట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. కాబట్టి మేము ఇక 5.5 6 ఫీట్లోనే తీసుకోవాలనుకుంటున్నాం. నేను కర్నూలు నుంచి వచ్చానండి. నేను కర్నూలులో పోయిన సంవత్సరం లాక్డౌన్ అని చెప్పేసి చిన్న విగ్రహాలు తీసుకొచ్చాము. ఇప్పుడు చూస్తే అసలు విగ్రహం పర్మిషన్ లేదన్నారు. అక్కడ కర్నూలులో అయితే అసలు విగ్రహాలే లేవు, అసలు పర్మిషన్ లేదని చెప్పేసి విగ్రహాలు కూడా పెట్టడం లేదు, తయారు చేయడం లేదు. మేము ఇంత దూరం రావడానికి కారణం అంటే ఇక్కడ మంచి విగ్రహాలు మంచి క్వాలిటీ ఉంది కాబట్టి ఇంత దూరం వచ్చామండి. పోయినసారి ప్రైస్కి ఇప్పుడు ప్రైస్కి చాలా డిఫరెంట్ ఉందండి. ఇక్కడ కూడా కాస్ట్లు ఎక్కువ పెరిగాయండి, ఎక్కువ ప్రైస్ తీసుకుంటున్నారు. పోయినసారి దానికన్నా ఇప్పుడు డబుల్ ప్రైస్ తీసుకుంటున్నారు. बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस कंगना रनावत के उस पिटीशन को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने गीतकार जावेद अख्तर की जानिब से दर्ज करवाए गए क्रिमिनल डिफेमेशन केस को रद्द करने की मांग की थी. अख्तर की शिकायत पर पुलिस पहले केस दर्ज नहीं कर रही थी, तब उन्होंने अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने अपील की, जिसके हुक्म पर केस दर्ज किया गया. बाद में कंगना ने इसे रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था. इस मामले में एक्ट्रेस को मार्च 2020 को जमानत मिल गई थी. उस दौरान उन्होंने मामले में जारी जमानती वारंट को रद्द करने के लिए अदालत का रुख किया था. ये वारंट सुनवाई के दौरान अदालत में पेश नहीं होने के बाद एक्ट्रेस के खिलाफ जारी हुआ था. कंगना पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जावेद पर इल्ज़ाम लगाकर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर उनका नाम ख़राब करने की कोशिश की थी. इस केस में समन भेजे जाने के बाद भी कंगना रनावत कोर्ट में पेश नहीं हो रही थी, तब उनके खिलाफ ज़मानती वारंट जारी किया गया. हालांकि बाद में कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी. महाराष्ट्र में नंदुरबार ज़िले के चांदसैली घाट गांव में चाशुम्बे के रोज़ एक बेहद अफसोसनाक वाक़या पेश आया. यहाँ बारिश और लैंडस्लाइडिंग से बंद पड़े रास्तों की वजह से एक बुज़ुर्ग को अपनी बीवी को कंधे पर लादकर पैदल ही हॉस्पिटल के लिए रवाना होना पड़ा. वो 4 किलोमीटर तक गए भी, लेकिन उनकी बीवी रास्ते में ही दम तोड़ चुकी थी. चांदसैली घाट में मंगल के रोज़ लैंडस्लाइडिंग हुई थी. इसके बाद इसका जो मेन रूट है वो उसका राब्ता टूट गया था. बताया जा रहा है कि 70 साल के आदलिया पाड़वी की 65 साल की बीवी
सिदली बाई की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, उन्हें तेज़ बुखार था, गांव तक कोई गाड़ी नहीं जा सकती थी और उनकी बीवी की हालत लगातार तशवीशनाक होती जा रही थी। ऐसे में आदिलिया ने कंधे पर उठाकर अपनी बीवी को हॉस्पिटल पहुंचाने का मन बनाया। अपनी बीवी को कंधे पर लादकर आदिलिया करीब 4 किलोमीटर चले। बूढ़ी हड्डियां बार बार जवाब दे रही थी और वो रास्ते पर कई बार अपनी बीवी को बैठाने और सुलाने के लिए मजबूर हुए। हालांकि उनकी ये कोशिश तब नाकाम हो गई जब हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने उनकी बीवी को डेड डिक्लेयर कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि तेज़ बुखार होने की वजह से खातून ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस वाक़े से चांदसाली के ट्राइबल कम्युनिटी से जुड़े लोग काफ़ी सदमे में हैं। इस मामले की सबसे ख़ास बात यह है कि ये आदिवासी, ये इलाका, वहाँ के ट्राइबल मिनिस्टर केसी पडवी वो भी इसी इलाके से आते हैं। इस इलाके में कोई सड़क नहीं है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से लगभग हर साल चांदसाली घाट बंद हो जाता है और हज़ारों ट्राइबल्स आदिवासियों को कई दिनों तक अपने गांव में कैद होकर रहना पड़ता है। चांदसाली गांव में सेहत खिदमत नहीं है, इसलिए लोगों को नंदुरबार, तलावदा, धड़गांव तक इलाज के लिए जाना पड़ता है। अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस इंफ्रा को दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो मामले में बड़ी राहत हासिल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 2800 करोड़ रुपए के सालिसी अवार्ड को बरकरार रखा। दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC को रिलायंस इंफ्रा के हक में 2800 करोड़ रुपए सूद के साथ अदा करने होंगे। जैसे ही अदालत ने फैसला सुनाया, रिलायंस इंफ्रा के शेयर्स में 5% का इजाफा हो गया। अनिल अंबानी के लिए ये बड़ी राहत है क्योंकि इस अदालती फैसले के बाद उनकी कंपनी को मजमूई तौर पर 5800 करोड़ रुपए हासिल करने का रास्ता साफ हो चुका है। हाल ही में उनके ग्रुप के लिए कई मुस्बित खबरें मंजरे आम पर आई हैं। अनिल अंबानी पिछले कई सालों से माली तौर पर परेशान है और अदालत का ये फैसला उनके लिए मुश्किल कुशा साबित हो सकता है। उनकी टेलीकॉम फर्म दिवालिया हो चुकी है और मुतअद्दिद दूसरी कंपनियां भी मुश्किलात से दो चार हैं। ग्रुप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है। कंपनी के वकील ने एक एजेंसी को बताया कि अनिल अंबानी ग्रुप इस रकम को कर्ज की अदायगी के लिए इस्तेमाल करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर अहाते में ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने वाराणसी की अदालत में इस मामले से मुतालिक दीगर सभी कार्रवाइयों पर भी रोक लगा दी। वाराणसी के सीनियर डिवीजन सिविल जज ने अप्रैल में ASI को सर्वे का हुक्म दिया था। हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 31 अगस्त को फैसला महफूज कर लिया था। काबिल जिक्र है कि मुतनाज़ा ज़मीन का सर्वे ASI से कराए जाने को मस्जिद की इंतजामी कमेटी और यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने चैलेंज किया था। मस्जिद इंतजामिया कमेटी और यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जरिए अदालत में दाखिल अर्जी में कहा गया था कि इस तनाज़े से जुड़ा एक मामला पहले से ही हाईकोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। ऐसे में वाराणसी की अदालत को इस तरह का हुक्म पास करने का कोई इख्तियार नहीं है। ये गलत हुक्म है और इसे मनसूख कर देना चाहिए। जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने इस मामले में आज फैसला सुनाया और वाराणसी की अदालत के फैसले पर अमल आवरी से रोक दिया। अर्जी दहिंदा के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि 2 हफ्ते बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की समाअत होगी। उसी वक्त हम उसे भी हाईकोर्ट के सामने रखेंगे। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद फरीक ASI सर्वे कराने के हक में नहीं है। यही वजह है कि पहले सिविल जज के फैसले के खिलाफ यूपी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ और उसके बाद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने रिवीजन पिटीशन दाखिल की थी। वाज़ेह है कि वाराणसी में ज्ञानवापी अहाते में मंदिर था या मस्जिद, इसे लेकर तवील मुद्दत से बहस जारी है। इस मामले में अदालत में 1991 से केस चल रहा है। 8 अप्रैल 2021 को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की जानिब से ASI सर्वे का हुक्म दिया गया था। अदालत के हुक्म के मुताबिक मरकजी आसार कदीमा सर्वे 5 रुकनी माहिरीन की टीम बनाकर ज्ञानवापी अहाते की खुदवाई करे, मजहबी बाक़ियात या शिवलिंग होने का पता लगाया जाए। इस फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतज़ामिया ने 5 जुलाई को निगरानी अर्जी दाखिल कर चैलेंज पेश किया था। अब बात अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में नई हुकूमत के बाकायदा तौर पर कामकाज शुरू करने के लिए रस्मी तकरीब का इनेकाद 11 सितंबर को मुकर्रर किया गया है। तालिबान के एक ज़राए ने बताया कि नई हुकूमत के लिए बाकायदा तौर पर काम शुरू करने का रस्मी प्रोग्राम 9/11 को यानी 11 सितंबर को मुकर्रर किया गया है। वाज़ेह है कि 9/11 को अमेरिका के ट्विन टावर्स पर दहशतगर्दाना हमला हुआ था, इसलिए मुमकिन है कि इस तारीख को लेकर आलमी सतह पर हंगामा हो। ज़राए ने बताया कि इस तकरीब में रूस, चीन, क़तर, तुर्की, पाकिस्तान और ईरान के नुमाइंदों को मदऊ किया गया है। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर चारशंबे के रोज़ क़तर के दौरे पर गए हैं ताकि दीगर ममालिक के नुमाइंदों को भी मदऊ किया जा सके।
दूसरी जानिब तालिबान की उबूरी हुकूमत की तश्कील पर उठने वाले सवालात के दरमियान अफगान तालिबान के सरबराह ने कहा कि अफगानिस्तान के तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात अजीम तर कौमी मफाद में इस्तेवार किए जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक अफगान तालिबान के सरबराह हैबतुल्लाह अखवंजादा ने उबूरी हुकूमत बनने के बाद एक बयान में वाज़ेह किया कि हुकूमत के तमाम उमूर शरीयत के मुताबिक चलाए जाएंगे और दुनिया के साथ ताल्लुकात अजीम तर कौमी मफाद में होंगे। हैबतुल्लाह अखवंजादा ने कहा कि अमारत इस्लामी आलमी क़वानीन और माहिदों पर अमल के लिए पुरज़्म है, उन आलमी क़वानीन और माहिदों पर अमल करेंगे जो इस्लामी क़वानीन के ख़िलाफ़ नहीं हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अफ़गान सरज़मीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। मीडिया को इस्लामी क़वानीन के मुताबिक काम करना होगा, इंसानी हुकूक़ अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा इक़दाम करेंगे, सिफारत खानों, अमले, कौंसल खानों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। वाज़ेह है कि अमरीकी महकमे ख़ारजा ने तालिबान की उबूरी हुकूमत के ऐलान पर इज़हार तशवीश किया है। महकमे ख़ारजा से जारी एक बयान में कहा गया है कि वुज़रा और माविनीन की फ़हरिस्त में सिर्फ तालिबान के रुकन शामिल है या उनके साथी हैं और किसी खातून को शामिल नहीं किया गया। अमरीकी महकमे ख़ारजा ने कहा कि काबीना के कुछ अफराद की वाबस्तगियों और ट्रैक रिकॉर्ड पर भी अमरीका फ़िक्रमंद है। तालिबान ने अभी निगरान काबीना का ऐलान किया है, ताहम तालिबान को उनकी बातों से नहीं उनके इक़दामात से परखेंगे। वहीं चीनी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि चीन अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत और सरबराह से राब्ते के लिए तैयार है और बीजिंग अफ़गानिस्तान में उबूरी हुकूमत को क़वानीन की बहाली के लिए ज़रूरी समझता है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि वो अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी, आज़ादी और सालमियत का एहतराम करते हैं। इसी दौरान ये खबर आ रही है कि अफ़गानिस्तान हुकूमत आने वाले दिनों में ख़वातीन को भी हुकूमत में शामिल करेगी। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह बात कही है। मुजाहिद ने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि यह हुकूमत उबूरी है, शरई क़वानीन के एहतराम के लिए ख़वातीन के लिए ओहदे होंगे। ये एक शुरुआत है, लेकिन हम ख़वातीन के लिए सीटें तलाश करेंगे, वो हुकूमत का हिस्सा हो सकती हैं। ये दूसरे मरहले में होगा। तालिबान ने जुमेरात को कहा कि इसके रहनुमाओं को ब्लैक लिस्ट में डालने से मुतालिक अमेरिका का मौक़िफ़ दोहा माहदे की खिलाफ वर्जी है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने सिलसिलावार ट्वीट्स में कहा कि ब्लैक लिस्ट पर अमरीकी मौक़िफ़ दोहा माहदे की खिलाफ वर्जी है। पेंटागन का कहना है कि अमारत इस्लामिया की काबीना के कुछ अरकान या हक्कानी नेटवर्क के अरकान अमरीकी ब्लैक लिस्ट में हैं और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। मुजाहिद ने मज़ीद कहा कि अमारत इस्लामिया में इस सूरत हाल को दोहा डिक्लेरेशन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी समझती है जो अमेरिका या अफ़गानिस्तान के मफाद में नहीं है। तालिबान भले ही पंजशीर घाटी को जीतने का दावा कर रहा हो, लेकिन अहमद मसूद की सरबराही वाली रेसिस्टेंस फोर्स ने दावा किया है कि पंजशीर का 60% इलाका अब भी उनके पास है और जंग में तालिबान को भारी नुकसान हुआ है। एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में रेसिस्टेंस फोर्स के एक रुकन ने यह दावा किया है। इसी दौरान अफ़गानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के ऐलान के 24 घंटे बाद यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। चारशंबे को जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अफ़गानिस्तान के बड़े शहरों पर तालिबान के कब्ज़े से पहले हुकूमत मुखालिफ जो एलिमेंट्स थे उन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान में बड़े हमले किए थे। हालांकि ये नहीं बताया गया कि ये हुकूमत मुखालिफ एलिमेंट्स कौन थे। रिपोर्ट के मुताबिक 16 मई से 31 जुलाई के बीच अफ़गानिस्तान में 18 फ़िदाइन हमले हुए थे। इनमें से 16 हमले ऐसे थे जिनमें कार में आईईडी रखकर अफगानी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया था। अब नजर डालते हैं कोरोना के केसेस पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 5,41,255 कोरोना के नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी दौरान 8,495 अफराद की मौत हुई है। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर अफराद की मजमूई तादाद 22,35,96,793 हो गई है, जबकि इससे मरने वालों की तादाद 46,13,074 हो गई है। वहीं हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में 43,401 नए कोरोना के केसेस मिले हैं। लगातार तीसरे दिन इन्फेक्शन के नए मामलों में इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटों में 40,611 लोग ठीक हुए हैं और 339 अमवात हुई हैं। वहीं एक्टिव केसेस में 3 दिन के बाद इजाफा देखा गया है। चारशंबे को टोटल एक्टिव केसेस में 2,442 का इजाफा हुआ। केरल में हालात अब भी तशवीशनाक बने हुए हैं। यहाँ 5 दिन के बाद फिर से 30,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।